हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेडियो पर भाषण दिया, उसका कर्मचारियों पर बड़ा प्रभाव हुआ क्योंकि उसमें भावुकता थी। उसमें उन्होंने 2 तस्वीरें खींची थी, एक हिमालय की चोटी पर काम करने वाले जवानों की तस्वीर और दूसरी मैदानों में, दफ्तरों में काम करने वाले कलम की तलवार से जूझने वाले कर्मचारियों की तस्वीर थी। मुझे खेद है कि ये तस्वीरें उन्होंने इस तरह से पेश की थी कि सेना में काम करने वालों और सिविल एम्प्लॉयज़ के बीच में एक दरार खड़ी कर दी। यह देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात थी। जो भी कर्मचारी हैं वे सरकार के कर्मचारी हैं, देश के सेवक हैं। उनमें इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और मेरा निवेदन यह है कि 2 तस्वीरें केवल पहाड़ की चोटी पर तैनात जवानों की मिल सकती है। जवानों और अफसरों की तनख्वाहों के बीच में भारी अंतर पहाड़ की चोटी पर भी मिल सकता है और मैदानों में भी मिल सकता है। अगर सरकार मानती है कि एक कर्मचारी का न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाना चाहिए, तो मेरा कहना ये है कि अधिक से अधिक वेतन भी निश्चित किया जाना चाहिए। क्या सभी पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि एक दूसरी की आमदनी का अंतर 1 और 10 के बीच में होना चाहिए? और अगर आप मान भी लेते हैं कि आमदनी में 1 और 10 का अंतर न होकर आज की परिस्थिति में 1 और 20 का होना चाहिए, तो अधिक से अधिक वेतन और कम से कम वेतन निश्चित किया जाना चाहिए। अगर यह भेद रहता है तो सरकार कानून बनाकर हड़ताल को नहीं रोक सकती। श्रीमन महाभारत में कुंती ने कहा था कि मेरे पुत्र भूखे हैं, इसका मुझे दुख नहीं है, मगर जब मैं कौरवों के पुत्रों को राजसी ठाट में देखती हूँ तो मेरे हृदय में रोष की लहर दौड़ जाती है। यह स्वाभाविक है और केंद्रीय सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि इस भेद को कम करे। ऊंची से ऊंची तनख्वाहें तय नहीं की गई, कीमतों पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ ऑर्डिनेंस लागू किया गया, मगर दाम बढ़ाने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया गया। अतः सरकार इस हड़ताल से सबक लेकर ऐसी नीति का निर्धारण करेगी जिससे देश में महंगाई न तो बढ़े, यह सबके लिए अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संयुक्त पर्वर समिति के सदस्य के नाते मैंने तथा मेरे अन्य साथियों ने यह प्रयत्न किया था कि इस विधेयक का स्वरूप ऐसा बने जिससे सरकार को दिए जाने वाले अधिकारों का दुरुपयोग न हो सके और संविधान द्वारा जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा की जा सके। लेकिन हमें इसमें सफलता नहीं मिली। संयुक्त पर्वर समिति को एक गधा सौंपा गया था और समिति का काम था उसका घोड़ा बनाना, लेकिन परिणाम यह निकला है कि वह खच्चर बन गया है।
अब गृह मंत्रालय का भार होने के लिए तो खच्चर ठीक है, लेकिन अगर गृह मंत्री यह समझते हैं कि वह खच्चर पर बैठकर राष्ट्र की सर्वप्रभुता और अखंडता की लड़ाई लड़ लेंगे, तो मेरा उनके साथ विनम्र मतभेद है। जिस परिस्थिति में यह विधेयक लाया गया है, उसको हमें स्मरण रखना होगा। मद्रास में एक पार्टी थी जो भारत से पृथक होने की बात करती थी। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद ने उस पृथकता को चुनौती को ध्यान में रखकर एक कमेटी बनाई थी। सर रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में गृह मंत्री महोदय का दावा है कि उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार यह विधेयक लाया जा रहा है। गृह मंत्री भी यह स्वीकार करेंगे कि अब दक्षिण में इस तरह की राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती विद्यमान नहीं है। जिस दल ने स्वतंत्र तमिलनाडु का नारा लगाया था, उसने अपना वह विचार छोड़ दिया है। जनता के बहुमत के समर्थन से वह दल आज तमिलनाडु में सत्तारूढ़ है। अब गृह मंत्री महोदय के सामने कौन सा संकट है जिसके निवारण के लिए वह यह असाधारण अधिकार लेना चाहते हैं। जहाँ तक बागी नेताओं का सवाल है जो भारत से पृथक होना चाहते हैं, उनके साथ भारत सरकार वार्ता कर रही है और संसद को कहा जा रहा है कि सरकार को ऐसे अधिकार दिए जाएं जिनके अंतर्गत ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। अगर हमारी सरकार वार्ता का दृष्टिकोण अपनाना चाहती है तो इस प्रकार के अधिकार संसद से मांगने का कोई अर्थ नहीं है। कहा जाता है कि आपातकाल की स्थिति समाप्त हो रही है, केवल सीमा प्रदेशों में वह स्थिति बनाए रखी जाएगी और शेष भारत में अब आधारभूत अधिकारों को उपयोग करने और अगर उन पर आक्रमण होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार नागरिकों को वापस मिल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी इस विधेयक को वापस लें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक इशारा है जो केंद्रीय सरकार की नीयत के बारे में शक पैदा करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतने प्रदेशों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं और चल रही है तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को ही क्यों अलग किया गया? गैर कांग्रेसी सरकारें जहां बनी या जब वहां इन सरकारों के बनने की एक घोषणा हुई तो जनता ने दिए जलाए, लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया तो वहां चिताएं जली। जब गैर कांग्रेसी दलों ने सत्ता संभाली तो माताओं और बहनों ने उनके माथे पर तिलक की रोलियां लगाईं और जब राजस्थान में जनता द्वारा तिरस्कृत कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया तो माताओं और बहनों के माथे की रोलियां पूछ गई। गैर कांग्रेसी दलों का मंत्रिमंडल बनने से जनता प्रसन्न होती है और कांग्रेस को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया जाता है तो जनता रुष्ट होती है। क्या यह परिवर्तन केवल विरोधी दलों ने कर दिया है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप दीवार पर लिखे हुए को पूरी तरह से पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसने चौथे चुनाव के बाद लोकतंत्र की प्रक्रिया
को जो बल मिला था उसे आघात पहुंचाया है। उसने लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया है और उसके लिए यह मंत्रिमंडल निंदा का अधिकारी है। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसने एक चुनौती लोकतंत्र के लिए पैदा कर दी है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के सामने विधानसभा के सदस्यों को लाकर गिनती करके दिखाई गई हो कि बहुमत किसके साथ है। कोई अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त रखकर ऐसी बात नहीं कह सकता। गृह मंत्री कहते हैं कि उन्हें संख्या से कोई संबंध नहीं है। संख्या किधर ज़्यादा है किधर कम है इसकी वह चिंता नहीं करते। जब विरोधी दलों के सदस्य राष्ट्रपति के सामने आए और हमने कहा कि देख लीजिए 93 सदस्य हैं तो आपने कहा था कि कितने सदस्य हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है और आपने राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू किया है कि वहाँ शांति और व्यवस्था का सवाल है। गृह मंत्री जी ने यह कह दिया कि बहुमत किसके साथ है और किसके साथ नहीं इसका निर्णय राज्यपाल करेंगे। लेकिन अगर राज्यपाल निर्णय करने में गलती कर दें तो उसकी अपील कहाँ है। परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ वह किसी अन्य प्रदेश में भी हो सकता है। जिस तरह से राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं मैं उसमें नहीं जाता। विराम।